हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 की, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 में बात हुई थी फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 की। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में हमने बात किया था फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड की। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में हमने बात की थी फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई क्यू को सेपरेट करके सॉल्व किया था। और आज हम जो बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में, ये पूरी तरह से क्लेरॉट फॉर्म कहलाती है। जेड इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू के बराबर होती है और सबसे आसान स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो शुरू करते हैं अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी होगी। इन दिस केस सबसे आसान या इन दिस फॉर्म द इक्वेशन इज, बहुत आसान है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है। z इज इक्वल टू पी एक्स, जैसे मैंने अभी बताया, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। ये ऑटोमेटिकली ना इस फॉर्मेट में ही होगी। अगर नहीं है तो आप बना भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। दिस इज नॉन एज, बहुत आसान स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नोन एज क्लेरॉट, क्लेरॉट्स फॉर्म। ठीक है। ये आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। लेट अस कंप्लीट इंटीग्रल। आपको जैसा कि मालूम है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर होगा। यहां से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि z जो फंक्शन है एक्स और वाई का है, सो दैट आप वैल्यू निकाल सकते हो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू ए। जैसा कि आपको मालूम है डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स को हमने स्मॉल पी से डिनोट किया था, तो स्मॉल पी की जो वैल्यू आएगी स्मॉल ए के बराबर आएगी। अगेन z को विद डिफरेंशिएट आप कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू b के बराबर आएगी। जैसा कि आपको मालूम है डेल जेड ओवर ऑफ डेल y की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल b के बराबर होगी। इसका मतलब q की वैल्यू स्मॉल b होगी और स्मॉल p की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल a के बराबर होगी। इन जो दोनों वैल्यूओं को आप जो गिवन इक्वेशन है वहां पर पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पी एंड क्यू इन गिवन इक्वेशन कह सकते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। गिवन इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन थी वो थी z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। यहाँ पर आपको पी क्यू की वैल्यू जो आपने निकाली है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी। तो आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट, आपने ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक्स और वाई है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है सर हम लोग नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको दिखाई दी जाएगी, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ क्यू वाई। तो दिस इज हैंस, हम यहाँ लिख सकते हैं hence it is required complete integral। तो सबसे आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें बेस क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा ऐसा कि वो क्लोरोट दिखाई देगी, लेकिन आपको ये आनी चाहिए चीजें कि भाई क्लोरोट फॉर्म है क्या। z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इज कॉल्ड क्लेरॉट फॉर्म। सॉल्व। अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है भाई, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी एक्स प्लस, ये जो
जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इट इज द फंक्शन ऑफ पी क्यू, है ना। तो ये आपके पास जो वैल्यू दे रखी है ये फंक्शन ऑफ पी क्यू के अलावा कुछ और है नहीं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा भाई सर ये तो ना क्लेरॉट फॉर्म है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं गिवन इक्वेशन इज क्लेरॉट फॉर्म। लेकिन पहचानना बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, क्लेरॉट फॉर्म। क्लियर। तो आसानी से सारी चीजें वही रहेंगी जो आपने पहले किया किया था। मैं पहला क्वेश्चन है अच्छी तरह से आपको समझा दे रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे, क्योंकि कोई आपको शॉर्टकट में P इजिकल टू ए Q इजिकल टू बी करके आपको आंसर नहीं देगा। तो आप आराम से एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करें। लेट अस कंप्लीट इंटीग्रल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, इज z इजिकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। ठीक है। सो दैट ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग एग्जाम में करके आएंगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। इज इक्वल टू ए, सो P इज इक्वल टू ए, and again with respect to x, del z over of del y is equal to b, so this will be q is equal to b. So put the value of p and q in the given equation, we get required complete integral. Put the value of p and q in given equation, we get z is equal to ax plus by plus a square plus b square. ये जो आपके सामने इक्वेशन दिखाई दे रही है ये आपकी पूरी पूरी क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है ना। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया आपसे, इट इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में करना होगा। सिर्फ ए और बी के अलावा कोई और कांस्टेंट आपके सामने इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो भाई ये आपकी वैल्यू जो होगी जो निकल के आ रही है वो कंप्लीट इंटीग्रल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जेड इजिकल टू पी एक्स, बहुत इजी है, क्यू एक्स इजिकल टू पी क्यू। देखिए ये भी क्लियर आउट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज, मैं ये पूरा प्रोसेस आपको समझा नहीं रहा, रिपीट नहीं करूंगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। इट इज क्लियर आउट फॉर्म, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में जैसा मैंने प्रोसेस आपको बताया है पूरा सेम टू सेम आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। हेंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर आउट फॉर्म जैसी होगी तो पुट P इज इक्वल टू ए रखना है आपको एंड Q इज इक्वल टू बी, है ना। वी गेट रिक्वायर्ड, जितने भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के होंगे क्लियर आउट फॉर्म में तो प्रोसीजर आपका ऐसे होगा, कंप्लीट इंटीग्रल। मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया था कि आप स्ट्रेस कर लें। तो आंसर जो होगा z इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर हम बी वाई कर दें ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई, यहाँ पर बी वाई प्लस ए बी। तो ऐसी गलतियां कुछ हो तो आप खुद उनको कर सकते हो। ये दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनको आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कोई एक क्वेश्चन है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप उनको खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। सॉल्व z इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो ये आपको फॉर्मेट में दिखाई ही देंगे, ये log ऑफ पी क्यू, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर जैसे आपको मालूम है कि आप आसानी से जो है P इजिकल टू ए विच इज क्लियर फॉर्म में यहाँ लिख सकता हूँ, विच इज क्लियर आउट। अच्छा एग्जाम में कहीं लिखा नहीं रहेगा ये क्लियर आउट है, तो आपको खुद पहचानना होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, 3 है या 4 है ना। आपको खुद पहचानना होगा किस स्टैंडर्ड फॉर्म से हो सकता है, विच इज क्लियर आउट्स फॉर।
ठीक है, दिखाई दे रहा है कि फंक्शन ऑफ पी क्यू है। सो पुट पी इज इक्वल, यहाँ मैं डायरेक्ट करने का रीजन एक ही है कि मैं पहले सारे स्टेप आपको बता चुका हूं, तो आप आसानी से कर सकते हो। हैंस कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकते हो आप आसानी से। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, लेकिन प्रोसीजर आपको मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। मैं आपका टाइम नहीं ज्यादा खराब करना चाह रहा, रिपीटेशन नहीं करना चाह रहा हर चीज का। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको, वो आप इनको आसानी से कर सकते हो। लेकिन समझना होगा कि भाई ये ना, ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर आप डिसाइड करो भाई क्या ये क्लियरआउट है। अरे यार हाँ यार क्लियरआउट है, इसका मतलब सर ने तो बताया था कि डायरेक्टली इजी हो जाएगा वो तो सॉल्व। तो ये खुद ही आपको सोचना होगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसका भी आप कर सकते हो। z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्लियर आउट है, इसलिए इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड थे। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं बने, कि हमने भाई चेक किया सर पी क्यू तो नहीं आया, पी क्यू जेड भी नहीं हो पाया, पी क्यू एक्स वाई भी नहीं हो पाया, और ये क्लियर आउट भी नहीं हो पाया। अब क्या करें? तो हमारे पास इनके लिए एक जनरल मेथड है। जनरल मेथड का यूज करके हम वो इनका जो सॉल्यूशन है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, हम निकाल सकते हैं। और सबसे कह सकते हैं थोड़ा सा सबसे अच्छा मेथड इसलिए कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन उन चारों से नहीं होंगे तो वो इनसे तो होना ही तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले अटैक इन पे जनरल मेथड पे करते हैं, नहीं। जनरल मेथड से पहले हमें जो हमारे पास चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है उनकी हेल्प हम लेंगे। जब उनसे सॉल्व नहीं होगा तो हम जनरल मेथड पे आए। तो जैसा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनरल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? इसे हम लोग चारपीट्स मेथड भी बोलते हैं। लोगों को लगता है सर चारपीट बहुत टफ है। नहीं, टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चारपीट मेथड इज द जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पर है कि उसका ऑर्डर तो 1 होना चाहिए बट ऑफ एनी डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑर्डर है वो 1 होना कंपलसरी। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सॉल्व दोज इक्वेशन व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया है, ये आप मेथड, इस मेथड को जब भी अप्लाई करें जब वो क्वेश्चंस आपके जो जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 2 3 4 से नहीं हो, तभी आप चारपीट का यूज करें। अगर एग्जाम में आपके लिखा है कि सॉल्व बाय चारपीट मेथड, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया चारपीट मेथड। क्लियर? तो द गिवन गिवन इक्वेशन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू सब होंगे इसमें। कोई एक कंडीशन नहीं है कि पी क्यू होगा जेड होगा, ऐसा नहीं। पी क्यू एक्स वाई जेड सारे होंगे। क्लियर? जैसे हमने वहां पर लैग्रांजेस में लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ा था, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, यहाँ पर भी एक लैग्रांजेस इक्वेशन है जिसका नाम है चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई? ये थोड़ा सा आपको याद करने की चीज होगी, थोड़ा सा, है ना। थोड़ी ट्रिक में बताऊंगा, थोड़ी आप। तो डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, पी वाले में पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड फिक्स है। डी क्यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, भाई क्यू क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, ओ सॉरी डेल वाई होता है। पी क्या होता है? डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। तो देखो डेल एफ अपॉन एक्स आया पी वाले में, क्यू वाले में डेल एफ अपॉन डेल वाई आया, प्लस क्यू वाले में क्यू इंटू होगा, पी वाले में पी इंटू होगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड। इसमें पी क्यू दोनों होंगे,
माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। और dx में dx dy तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि p विद रेस्पेक्ट टू x होता है और q विद रेस्पेक्ट टू y होता है। तो dx ओवर ऑफ माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल p इज इक्वल टू dy ओवर ऑफ माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल q। ये जितने भी डेरिवेटिव हैं f के, ये सारे आप यहां से निकाल लोगे क्योंकि f किसका फंक्शन x y p q z का। तो डेल एफ अपॉन डेल x निकाल लोगे, y निकाल लोगे, z निकाल लोगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकाल लोगे, डेल एफ अपॉन, ये पांचों डेरिवेटिव आप यहाँ से निकाल सकते हो। इन सारे सभी को आप इन पांचों जो पांच है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, पांच ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इन पांचों में सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। क्लियर? जैसे हम लोग वहां पर सबसे पहले फर्स्ट टू सेकंड थर्ड यूज करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। वहां पर क्या करेंगे हम, वी चूज द सिंपलेस्ट ऑफ द इंटीग्रल एबव ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम पांचों में से सबसे जो सबसे सिंपल होगा, सबसे सिंपलेस्ट होगा, सबसे इजी होगा, उस फ्रैक्शन को चूज करना है, सिर्फ एक। वहां पर तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ करते थे, यहाँ पर वो काम नहीं करना है। जो पांचों में से सबसे एक, जो सबसे आसान होगा आपके लिए, उनको आपको चूज करना है। नाउ एन इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू, जो इक्वेशन यूज करोगे उसमें पी क्यू इन्वॉल्व होगा, विल गिव द रिक्वायर्ड रिलेशन। जो आप पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे वो फाइव ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू एंड यूजिंग, जो ये रिलेशन आएगा उसका यूज जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ। जैसे मान लो कि मैंने पी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ क्यू एक्स वाई जेड में, मान लो आ गई, वो वैल्यू को मैं उठा करके जो गिवन इक्वेशन है मैं वहां पुट करूंगा यूजिंग दिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। यहां से क्या होगा, आपके पास एक वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू कैसी होगी, पी पी और क्यू की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होगी, लेकिन पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू नहीं होगी, ध्यान रखना। और क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी नहीं होगी, ये थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। पी की वैल्यू में सिर्फ एक्स वाई आएंगे, है ना, और क्यू की वैल्यू में भी एक्स वाई आएंगे, हो सकता है जेड भी होगा क्योंकि फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो विच इज टू बी सब्सटीट्यूटेड इन द डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो पी और क्यू की वैल्यू निकालिए, आपको यहाँ पर पुट करना है और सबको थोड़ा सा सेट करना होगा। क्यों सेट करना होगा, उसका रीजन है कि एक्स के पास एक्स को लेके आ जाना ताकि अब उसका हम इंटीग्रल करना है, क्योंकि हमें तो जेड चाहिए ना। जेड इज इक्वल टू जो जो भी इंटीग्रल करके वैल्यू आएंगी वो, उसमें दो कांस्टेंट होंगे, दो वेरिएबल होंगे। तो ये हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट इंटीग्रल होगा। चार पीट लगाने से डरते क्यों है हम लोग, कि उसका रीजन है कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इतनी लेंथी है ना, हर किसी को याद नहीं होती। इसलिए पहले कोशिश करते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 को हम चेक कर लें। अगर उसमें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम पहले उसको हम प्रायोरिटी पे रखें और चार पीट को हम लास्ट में प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन अगर एग्जाम में आपको सॉल्व बाई चार पीट मेथड दे रखा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको फाइनली इससे करना ही है। सबसे अच्छी चीजें क्या है इसमें कि आप सबसे जो सबसे इजी है उसको चूज करना है और उससे आप पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में आएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख करके फाइनली पी और क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड में लेके आना है। ये थोड़ा सा काम आपको करना है। तो अपन चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि बहुत अच्छा हो और इम्पोर्टेंट भी हो, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन की। सॉल्व द इक्वेशन बाई चार पीट मेथड, लिख दूं मैं यहाँ पर, बाई चार पीट्स मेथड। मैंने पहले बताया था बहुत अच्छा मेथड है, जो किसी से नहीं होंगे वो इससे हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके पास दिया है इसको एफ के टर्म्स में हम लिख लें क्योंकि हमें पांचों डेरिवेटिव चाहिए। तो लेट एफ इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मुझे आप लोग आराम से बता देना, मुझे पांच डेरिवेटिव चाहिए भैया। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। और यहां पर निकाल लेता हूं डेल एफ अपॉन डेल पी
और डेल एफ अपॉन, ये 5 डेरिवेटिव तो आपको किसी हालत में डेल एफ अपॉन डेल क्यू ये आपको निकालना ही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इनको छोड़, क्योंकि बिना इनके तो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो इनको आपको निकालना है। मैं यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने सॉल्व किया है। चलो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, आपको बताएंगे सर इतना आना चाहिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से पी ही आएगा सिर्फ, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल पी। डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू जो कितनी आएगी भाई, कि यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई जो वैल्यू आएगा वो ओनली क्यू आएगा। और डेल एफ अपॉन डेल जेड मेरे ख्याल से कहीं है ही नहीं इसमें, तो आएगी क्या, आप चेक करके बता दो, देख लो अगर है तो। आप अगर निकाल पाते हो तो अच्छी बात है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आप बताओ कितनी आएगी, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू। आप खुद देख रहे हो कि सर जेड तो है नहीं, तो ये मेरे ख्याल से ये 0 होगी। अच्छी बात है, आपको अगर पता है कि जेड सर है ही नहीं, तो जेड के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो ये वैल्यू इट गिव्स द 0। अब हम बात करते हैं पी के रेस्पेक्ट में, कि पी की जो हम पी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो यहाँ से ना आपकी वैल्यू पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आएगा, और यहाँ से पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी एक्स प्लस क्यू। आराम से करो, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर बिगाड़ेंगे तो वो चार्ट जरूर देंगे, है ना, क्योंकि चार्ट बच्चों में थोड़ा सा कम बनता है। तो ये थोड़ा आराम से करने की चीज है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू की, तो यहाँ से आएगा आपका वाई, और यहाँ से आएगा क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी आना चाहिए, ठीक है, वाई प्लस पी। तो ये पांचों डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको निकालने के लिए, तो आराम से निकालें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। अब हम करते हैं यूज चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जो कि मैंने पहले बताया, थोड़ा सा याद रखना होगा इक्वेशंस। ये 5 फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। दिस इज द डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। मैं डी क्यू की बात करूं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, एक दो क्वेश्चन करेंगे आप तो ये रट जाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड। डी क्यू के बाद अब हम बात करते हैं डी जेड की, ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। आराम से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन गलत हो गई तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी गलत हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल पी, और डी वाई में आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्योंकि क्यू वाई के रेस्पेक्ट में होता है और पी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो, क्लियर। अब मैं वैल्यू पुट करूं कि डी पी अपॉन, वैल्यू इंपोर्टेंट है ना रखना। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, पी प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 है, डी क्यू अपॉन, सावधानी करनी है बहुत जरूरी है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्यू है, प्लस क्यू इंटू ये 0 है। मैं इसलिए आराम से कर रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो, गलती हो गई तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू है एक्स प्लस क्यू, माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू वाई प्लस पी। ये सारी वैल्यू ना आपको आराम आराम से रखनी है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी की माइनस एक्स प्लस क्यू। इन पांचों में से अब आपको चूज करना है कौन सा जो सबसे इजी हो, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, सबसे आसान। तो ये 5 फ्रैक्शन हो गए आपके पास, कौन कौन से हो गए भाई, एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप इसमें से सबसे आसान देखो, ये तो 0 हो जाएगा, तो डीपी अपॉन पी हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, क्यू इंटू 0, तो मुझे सबसे आसान जो इंटीग्रल कर सकता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो कॉम्प्लिकेट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड, तो उन्होंने पहली बात ये थी कि इसमें आपको सबसे
सबसे सिंपलेस्ट को चूज करना है। तो जो मैं इसको मैंने चुना है वो dp अपॉन p है और dq अपॉन q है। सबसे आसान क्यों? क्योंकि भाई इंटीग्रल करना है ना मुझे। तो अब इंटीग्रल कैसे करूंगा? ऐसे थोड़ी करूंगा कि मैं किसी को यहाँ पर रख दूंगा। तो सबसे आसान होगा उसी को इंटीग्रल कर सकता हूँ। तो ऑन इंटीग्रेट, इसलिए अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं, आप देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑन इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? dp अपॉन p, स्मॉल p है ये, और dq अपॉन q। इंटीग्रल कर दो भाई, log p log q, और कुछ कांस्टेंट ले लो भाई, log a ले सकते हैं, इज इक्वल टू log a। तो log p माइनस log q log a log p अपॉन q इज इक्वल टू log a। और अच्छा लगे अपने दोस्तों को जरूर बताओ, है ना, मैंने ये चीज हमेशा बोली है। तो p अपॉन q, शेयर करिए, लाइक करिए इसको, है ना, कि मैं बार बार एक एक हर चीज आपको नई तरीके से बताना चाह रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंसेस हैं को लेकर के मैं बहुत ऐसा रहता है कि मैं बच्चों को सब कुछ हेल्प कर दूं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ क्यू आएगी, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास जो वैल्यू आई पी इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये अब मैं थोड़ा सा उसको ठीक कर दूं, ए और क्यू के हिसाब से आपको लगे कि सर ये क्यू है, ए इंटू क्यू। क्लियर? अब इस वैल्यू को उठा करके कहाँ रख दें कि सब इजी हो जाए। मैंने बताया था जो शुरू में देखो, ये मैंने आपने बताया था कि टू बी सब्स्टिट्यूट, है ना, उससे पहले आपको कहाँ रखना है वैल्यू को? जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू है, जो इक्वेशन है, वहां पर हम इसको रखेंगे। वहां से क्या एक रिलेशन निकलेगा। हमें फाइनली पी और क्यू चाहिए, और पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू है या क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान लेके चलना होगा। तो पुट द वैल्यू, रख दो आप, पुट द वैल्यू p इज इक्वल टू ए क्यू इन गिवन इक्वेशन। अभी हमारे पास ना p निकला है ना q निकला है। p की वैल्यू निकली तो है a, इन टर्म्स ऑफ q निकली, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास px क्या था, प्लस क्यू वाई था, प्लस पी क्यू था। अब यहाँ पर p की वैल्यू उठा के रखनी है। ये होगा ए क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई प्लस ए क्यू इंटू क्यू। ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ए क्यू एक्स, है ना, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से जो क्यू क्यू है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ए एक्स प्लस वाई प्लस ए क्यू। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए क्यू की वैल्यू निकालू तो कैसे निकलेगी? ए एक्स प्लस वाई। तो क्यू की वैल्यू मैं अगर निकालना चाहूँ तो ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आई अभी आपके सामने, ये क्यू की वैल्यू है, इसमें पी नहीं है, आप देख रहे होगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक जो क्यू निकल के आया वो आपके सामने आ गया। लेकिन अभी पी भी नहीं मालूम है। लेकिन पी इतना पता है कि पी की वैल्यू जो है वो ए क्यू के बराबर है ना। तो इसको, इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो पुट क्यू इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इन पी इज इक्वल टू ए क्यू। यहां पर आप रख दो। क्यू तो आपके पास निकल ही आ चुका है ना, तो आप आपके पास पी निकालना होगा। तो पी इज इक्वल टू, तो जो पी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? ए इंटू, वैल्यू रख दो, माइनस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि भाई सर ना, ये ए से तो ए कट जाएगा, तो आप इसको काट दो, ए से ए कट गया। तो जो आपकी वैल्यू बच गई वो आपकी वैल्यू क्या होगी? p इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई। तो ये जो वैल्यू आई इसमें कहीं पर भी क्यू नहीं है। ये जो वैल्यू होगी मेरी, ये p की वैल्यू होगी।
जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, पी और क्यू की वैल्यू को उठा करके मुझे डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें आपको ये वैल्यू उठा करके रखनी है। तो पहला काम क्या करना है, हमें लैग्रेंज जो इक्वेशन है वहां से हम सबसे सिंपलेस्ट को चूज करेंगे, वहां से पी और क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ क्यू या किसी के टर्म्स में आएगी वो, तो वहां से हमें जो इक्वेशन फर्स्ट है, जो गिवन इक्वेशन है, जो चार वो जनरल इक्वेशन है स्टार्टिंग वाली, वहां पर पुट करके आपको दूसरी वैल्यू निकालनी। जब आपके पास सब वैल्यू निकल जाए, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, है ना, तो या उनको उठा करके आप सीधा सीधा उठा करके डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, और जो क्यू की वैल्यू थी मैं उसको भी रखना चाहूंगा, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, आराम से सॉल्व करना है। अब यहाँ से एक चीज आप देख रहे हो भाई, कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ए एक्स प्लस वाई, तो मैं चाहूँ तो इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं इसको कॉमन लूंगा, तो आपकी जो वैल्यू होगी माइनस भी आपको दिखाई दे रही कि सर ये ना कॉमन है, इसको हम ले सकते हैं कॉमन को। तो ये हो जाएगा ए, तो देखो भाई ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस कॉमन लूंगा तो ए डी एक्स, है ना, तो ए डी एक्स लिखूंगा उसको, क्योंकि अपॉन ए भी है ना, तो उसको भी देख के चलना होगा आपको, ए डी एक्स माइनस मैंने कॉमन ले ही लिया है, प्लस डी वाई, और अपॉन में ए कर देता हूं मैं यहाँ पर, अपॉन ए। क्लियर, इससे क्या होगा, ठीक है, पूरे का अपॉन है। तो डी जेड इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई के थोड़ा सा कर सकते हो, ये वैल्यू, ये देखो ये किसी का ये डिफरेंशियल है, माइनस ए एक्स प्लस वाई इंटू, ये डिफरेंशियल है किसका, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, वन वन का, वन एक्स का ए इंटू एक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स का ए इंटू एक्स, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल है, देखो ए इंटू एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, डी एक्स हो गया, और वाई का डिफरेंशियल कितना हो गया, ए एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो इसका डिफरेंशियल, इसकी जगह हमने ये लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई। तो आप इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, कैसे कर सकते हो, अपॉन ए तो चल ही रहा है आपका भाई लंबा, अपॉन ए का क्रॉस कर दो, ए डी जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई। अभी इंटीग्रल नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, इंटीग्रल मुझे करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई, अब ये पूरी जो वैल्यू है, अब इसको आप इंटीग्रल कर दो। कैसे कर सकते हो आप इंटीग्रल, अब ये देखो, इसका इंटीग्रल करने पे हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, ए एक्स प्लस वाई है इंटू, तो इसको आप एक तो काम कर सकते हो कि भाई अगर मैं टू का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करूं तो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंशियल आसान हो सकता है। ये यहाँ इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि मैं अगर इसका इंटीग्रल करूँ तो ए इंटू डी जेड का तो डी जेड हो जाए, जेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रल कैसे मिलेगा, अगर इसका भी देखो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई, डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन ए एक्स प्लस वाई है, तो इसको आपको क्या करना होगा, टू का मल्टीप्लाई आप दोनों तरफ कर दीजिए इंटू टू का, उससे बेनिफिट होगा। जब मैं इसको बाई पार्ट करूंगा तो वो आसानी से चीजें आ जाएंगी। मैं कैसे करूंगा ये आपको देखना होगा, ऑन इंटीग्रेशन या ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इसको इंटीग्रल कर दो, जैसे टू ए जेड डी जेड का हो जाएगा जेड, यहाँ पर आप ये ध्यान देख रहे होगे कि ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखो
डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ax प्लस वाई का, जब इंटीग्रल करूंगा 2 इंटू, इसको आगे आ जाएगा। देखो मैं 2 क्यों लगाना था, इसका रीजन मैं बताता हूँ। 2 इंटू ax प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस वाई। तो ये कई चीजें देखो यहाँ पर मिल रही होंगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रीजन था, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, उसका रीजन ये है कि ये आसानी से इसका इंटीग्रल हो जाए। क्लियर, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये अब जो आपके पास सामने आ रहा है 2az, ये किसका डिफरेंशियल हो गया, माइनस ऑफ ax प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो यही मिलने वाला है। देखो ये 2 आगे आ जाएगा, ax प्लस वाई आ जाएगा इंटू इसका डिफरेंशियल, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है इस स्टेप पर आकर के। क्लियर, आराम समझिए क्यों क्यों क्या कैसे करना है। चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, माइनस का 2 और ए एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन ऑफ ये लो, और आपको इजीली समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्लियर हो जाएगा चाहे सारी चीजें। तो इसको या तो काम कंफ्यूज मत रखो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो क्योंकि बार बार वो चीजें बदल नहीं सकते। ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर पे एक नया कांस्टेंट ले लो, 2az। तो यहाँ पर जो आप निकल के आ रहा है, ये चीजें आपकी फाइनली आंसर के रूप में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट के अलावा तीसरा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अपन, हैंस, इजी तरीके से मैंने आपको समझाया ये, एंड इट इज required complete integral, complete integral। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से 2 फ्रैक्शन ऐसे चूज करेंगे सबसे आसान होंगे। उन फ्रैक्शनों की हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे, और जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसकी हेल्प से एक रिलेशन बनेगा। जो फाइनली पी और क्यू गिव्स दिए जाएंगे आपके पास, उनको उठा करके डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में उसको पुट करेंगे, और फाइनली वो आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से घर पे कर सकें, है ना। और अगर नहीं होता है तो आप, मैं उसको बताऊंगा फिर आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व बाय चारपीट्स मेथड, है ना। तो चारपीट्स मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, जेड इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, या पी क्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना आराम से, और नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आंसर के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप पहले ट्राई करो, उसके बाद जो सबसे बेस्ट होगा वो करूंगा, है ना। क्योंकि मैं कम देता हूँ क्वेश्चंस, फिर भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ आपको, जो आप एफ लेंगे वो आप ऐसे करना, एफ इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। हर बंदे अलग अलग लेंगे इसमें। मैं जैसे एफ पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस प्लस पी क्यू माइनस जेड ऐसे ले रहा हूँ। कुछ लोग ले सकते हैं जेड माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस, कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे, और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जेड माइनस पी एक्स प्लस माइनस क्यू वाई माइनस पी क्यू, तो कुछ लोग ऐसे भी लेंगे, है ना। तो मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया है। तो आप कोशिश करना कि इसको जेड एफ को ये लेके चले, यहाँ से पांचों डेरिवेटिव निकालना है, को पुट करना है, और करके बताना फिर जैसा होगा मैं करूँ। ओके, तो अपने साथ वालों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।